प्लीज स- माइक्रोफोन सब लोग बंद कर लें। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बैच का। अ, जो 013 बैच है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग से ग्रेजुएट हुए हैं। वो ये बैच बहुत ज़्यादा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहा है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा बड़े लेवल पे किया जाए, ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद ईशान अकरम और मैं KU लीवन बेल्जियम से PhD कर रहा हूँ मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट के थ्रू, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मोनोगट हेल्थ। तो पर्टिकुलरली मैं पोल्ट्री न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि वेट अ मिनट प्लीज। उस्मान, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, बट आवाज आपकी थोड़ा सा और। जी बिल्कुल। अब थोड़ा वो एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ा आवाज का इशू है, आपका आवाज नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल। सिर्फ एक मिनट इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि जिनको आवाज़ क्लियर है काइंडली वो बता दें एक दफ़ा माइक अपना माइक्रोफोन ऑन करके, ताकि हमें मेजोरिटी का पता लग जाए। जितने पार्टिसिपेंट है राइट नाउ 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मेजोरिटी जो है हमें बता दे कि जी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है प्लीज़। जी उस्मान, क्लियर है वॉइस। ओके फाइन। जी आवाज थैंक क्लियर है उस्मान भाई। ओके। स्क्रीन भी क्लियर है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है इस वक्त। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, जिनके थ्रू वो अब्रॉड में जाके स्टडीज़ अपनी कर सकते हैं। तो जो मैंने देखा है उनमें सबसे जो पहले नंबर पे है वो है HEC ओवरसीज स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप की मतलब डिफरेंट इनटेक्स होते हैं साल में। तो जो जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करता है उसके बाद मेरिट क्राइटेरिया बनता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली जो पंजाब का जो प्रोविंस है वो है पीव स्कॉलरशिप। ये जो पीव स्कॉलरशिप है ना, ये स्कॉलरशिप एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। तो ये दो स्कॉलरशिप जो मेजर हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने स्टूडेंट्स को फॉरेन में स्टडी करने के लिए। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाती है होस्ट कंट्रीज से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट टर्की जाके पढ़ना चाहता है तो टर्किश गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस करेगी। तो उसमें जब वो अप्लाई करेगा, उसकी सिलेक्शन होगी, तो वो टर्की जाके स्टडी कर सकता है। इसी तरह बेल्जियम की गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती है, जैसे मास्टर माइंड स्कॉलरशिप है। तो इसमें जो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन होगी, वो बेल्जियम आके स्टडी करेंगे। एक ये दूसरा वे है। तीसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन मतलब सिक्योर कर लेता है, तो अगर वो यूनिवर्सिटी अपने ग्रेजुएट्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन सिक्योर आपको वो स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है एडमिशन की बेस पे। और चौथे नंबर पे आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है आज की, कि रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशंस। हम मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन इस बारे में होती रहती है। मैंने देखा है कि हमारी तकरीबन 70% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के पीछे दौड़ते हैं।
टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आई, सभी ने उधर अप्लाई कर दिया। और इसका प्रोसेस क्या होता है, फरवरी से लेकर जून जुलाई अगस्त तक, तो 6 महीने बस इसी वेट में गुजार देते हैं कि हमारी सिलेक्शन होगी। एट द एंड उन्होंने 2 लाख में से 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स ले लिए और उसके बाद बाकी सबको फारिग कर दिया। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए जो इसके अल्टरनेटिव है वो है रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशंस। इसके बारे में ही मैं आज डिस्कस करूंगा कि आया कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं और हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये इस तरह का सीन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर परसों वो रिसर्च प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तो 10 दिन के बाद इसकी डेडलाइन होगी अप्लाई करने की। और जो रिक्रूटिंग जो मतलब टीम है वो आपको विद इन 10 डेज या विद इन 15 डेज आपको बता देगी आप सिलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। तो ये विद इन 2 वीक्स आपको डिसीजंस मिल जाते हैं इसके। Just sorry to interrupt you. I'm requesting international students, or there are some persons. Can you listen us and can you understand Urdu, or just raise your hands or open your microphone and let us know? Or we should include some English sentences so they can understand. Please, some if there is any international participant. Okay, fine. I think you should continue, please. अब हम आते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज किन किन पॉइंट्स पे होती है। कि जो मैंने देखा है या फिर जो ओवर द ईयर्स जो हम लोगों ने देखा है या फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि अपना एक्सपीरियंस भी और मैंने दूसरों का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि आया कि हम लोगों ने किस किस अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करना है। और उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन हो भी तो हमारे पास गाइडेंस नहीं होती कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये बहुत बड़ा एक हर्डल है जो हमारे स्टूडेंट्स उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जिस पे जिनका जो उनका पोटेंशियल है एक्चुअली। तो दूसरे नंबर पे जो रीज़न देखी गई है वो ये है कि बैचलर कोर्सेज में हमें राइटिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती। हमारे बैचलर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि साइंटिफिक राइटिंग है क्या और दूसरे नंबर पे रिसर्च डिज़ाइंस क्या है कि आया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हम उसको किस वे में कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ना होने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च प्रपोजल्स अच्छे डेवलप नहीं कर पाते और उसके बाद वो उन पोजीशंस पे अप्लाई नहीं कर पाते जिन पे हालांकि उनका पोटेंशियल है लेकिन बट ड्यू टू सम थिंग्स they are unable to apply there. So थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोगों ने रिसर्चर्स को अप्रोच कैसे करना है। हमें ईमेल डिज़ाइन करना ही नहीं आता, या तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत शार्ट ईमेल्स लिख देते हैं और कुछ ये होता है कि वो अपना सारा शजरा नसब ही उसमें डाल देते हैं कि हम पैदा इधर हुए, हमने ये किया, और कोई इतनी लंबी ईमेल होती है कि रिसर्चर्स उनको पढ़ना गवारा नहीं करते। तो ये मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है अपने स्टूडेंट्स में जो उनको और रोकती है कि वो एक अच्छी पोजीशन को विन कर सके। और जो चौथे नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि हम हमेशा दूसरों से कहते हैं कि हमारा ये काम कर दो। हम दूसरों को कहेंगे कि हमें लिंक सेंड कर दो, हम अप्लाई कर देंगे, या ये कहते हैं कि हमें लिंक भी सेंड कर दो और हमारी ईमेल आईडी भी ले लो, खुद ही अप्लाई कर दो, जब वीज़ा लगवाना हो तो हमें बता देना सिलेक्शन के बाद। एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मेरे कहने का ये मतलब था। हमें शॉर्टकट्स ढूंढने की बजाय जो एक प्रॉपर चैनल है उसको फॉलो करना चाहिए। इस स्टेज पे जिस पे हम लोग पहुंच गए हैं, बैचलर या एमफिल हम लोग कर चुके हैं, हमें इतना पता होना चाहिए कि एक ऑफिशियल चैनल क्या है किसी भी जगह में अप्लाई करने का। तो हमें ऑफिशियल चैनल्स को ही फॉलो अप करना चाहिए हमेशा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें नहीं हम कब तक लोगों से लिंक मांगेंगे, हमें इस चीज़ से हट के कुछ थोड़ा अच्छे वे में करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हम लोग अपना टाइम सर्व करते हैं लेकिन
हम लोग 10 मिनट भी गूगल पे स्कॉलरशिप या कोई जॉब सर्चिंग पे नहीं लगाते। अब मैं बात करूंगा रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड पीएचडी रिक्रूटमेंट। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया पे स्कॉलरशिप के बारे में हम लोगों को बताते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है स्कॉलरशिप नेटवर्क। हमें उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ रूटीनली बेसिस पे जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की जाती हैं। तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि अगर किसी ने फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है तो और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है लिंक्डइन, और उसके बाद रिसर्च गेट है, और तीसरे नंबर पे आता है ट्विटर। ट्विटर पे क्या है कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स हैं, उनकी ऑफिशियल उनके अकाउंट मौजूद है। उस पे वो ये होता है कि जैसे ही उनके पास कोई पोजीशन अनाउंस होती है वो वहाँ पोस्ट कर देते हैं कि हमें 2 स्टूडेंट्स चाहिए। तो आप डायरेक्टली ट्विटर पे उनको ट्वीट करके या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या आपके पास कितनी पोजीशंस हैं, और फिर आप डायरेक्टली उनको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप वेबसाइट्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप कॉर्नर। इनको वीकली बेसिस पे सर्च करना चाहिए कि आया कि वहाँ कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मैं एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन थोड़ी वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिसर्च पोजीशंस ढूँढ सकते हैं। इवन कि आपको 1 मंथ में 40 प्लस पोजीशंस भी मिल सकती हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन अपडेट ऑन इंटरनेट। जैसे ही आप किसी जगह अप्लाई करते हैं ना, या आपकी फर्स्ट स्क्रूटनिंग हो चुकी है, तो आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो इंटरव्यू के लिए या सेकंड स्टेज के लिए। तो जो आपकी रिक्रूटनिंग कमेटी है वो क्या करते हैं कि आपका नाम, जो आपका फुल नेम है, वो गूगल पे सर्च करती है और वो देखती है कि आप किस किस जगह मौजूद हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे, रिसर्च गेट पे या गूगल स्कॉलर पे अपडेट नहीं है, या आपकी प्रोफाइल मौजूद ही नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं या आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी इंफॉर्मेशन को लिंक्डइन, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर पे अपडेट रखा करें। उससे ये फायदा होता है कि जैसे ही आपका नाम कोई सर्च करता है, तो उससे ये होता है कि आप लोग सामने आ जाते हैं उनके, और आपकी सिलेक्शन में इससे आसानी हो जाती है। अब मैं बात करूंगा कुछ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन-कौन से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो हर एप्लीकेशन के लिए एक कांस्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि हमें अपनी सीवी बेहतरीन रखनी है। दूसरे नंबर पे कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, कुछ भी माँगा जा सकता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इनमें थोड़ी-थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं, बाकी सब ठीक वैसा ही रहता है। आगे मैं बताऊँगा कि इनमें क्या-क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट और पेपर्स होने चाहिए आपके। आपने जितनी भी पब्लिकेशंस की हैं, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, जो आप उनको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी अपने प्रोफेसर, स्पेशली आपका जो सुपरवाइज़र है या जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आप उनसे 1 या 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवा के रखें। और एट द एंड डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप ने कोई बैचलर या एमफिल में कोई डिस्टिंक्शन ली है तो आप उसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं सीवी की बात करूँगा कि सीवी में क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो एजुकेशन सेक्शन है ये होना चाहिए। एजुकेशन सेक्शन में आप अपना डिग्री का टाइटल, कहाँ से आपने की है, किस ईयर में की है, अगर कोई डिस्टिंक्शन है वो आप बताएँ, और आपने कितनी सीजीपीए या मार्क्स सिक्योर किए हैं, आप उसमें ये सब मेंशन करेंगे।
रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ये है कि आपने कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स और किस किस इंस्टीट्यूशन में और किस सुपरवाइजर के अंडर किए हैं, ये आपने ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने स्किल्स के बारे में बताना है कि आपने इन प्रोजेक्ट से ये स्किल्स अटेन की हैं। और लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स की है या मोबिलिटी प्रोग्राम्स किए हैं, आप उनका भी सेक्शन बना सकते हैं। एट द एंड आपने पब्लिकेशंस और कॉन्फ्रेंसेस का सेक्शन बनाना है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं या किए हुए हैं, ये आप लाजमी मेंशन करें। यूरोपियन अमेरिकन ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज का ये मतलब होता है कि आपके जो रिसर्च गैप्स हैं वो आपने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू उनको ख़त्म किया है। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। मेरे लिए तो इन ऑनलाइन कोर्सेज ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। और एट द एंड आप एक या दो रेफरेंस बता सकते हैं। अब कवर लेटर की बात करते हैं कि कवर लेटर जो है वो 500 या 550 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स वो 2-2, 3-3 पेजेस का कवर लेटर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही पेज होना चाहिए A4 साइज का, और उस पे 400, 450, 500 वर्ड्स में आपने समराइज करना है सब कुछ। और ट्राई करना है कि कवर लेटर में वो चीज़ें मौजूद हों जो CV में मौजूद नहीं है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने अपना कवर लेटर का लिखना है, उसमें ये होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन दें अपना और थोड़ा-सा प्रोजेक्ट का, कि आपको किस चीज़ ने इनकरेज किया है इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए। सेकंड पैराग्राफ में आपने जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है या पोज़ीशन अनाउंस हुई है, उसके अकॉर्डिंग कोई पिछला प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आपने उसके साथ रेलेवेंसी शो करने के लिए उस तरह के प्रोजेक्ट्स और जो आपने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स की हुई हैं, आपने वो सारी मेंशन करनी है। और तीसरा पैराग्राफ जो आपके कवर लेटर का हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपके प्रीवियस कोर्सेज क्या थे, और उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग्स, कोई कॉन्फ्रेंसेज इसके रिलेटेड की हुई हैं, तो आप उसको मेंशन करें। चौथा जो पैराग्राफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये है कि आपने बताना है कि आप कौन-कौन सी वैल्यूज़ ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अ, आपको वो क्यों सिलेक्ट करें? आपको आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, या अगर आपको सिलेक्ट करते हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे इस प्रोजेक्ट में जो उनको ये चीज़ पे एनकरेज करे कि आपको सिलेक्ट कर लें। और 5वें पैराग्राफ पे आप अपने करियर गोल्स बना सकते हैं। जो मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट करियर गोल था, वो था इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनना, कि मैं खुद एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिख के उसको विन करके और इंडिपेंडेंटली खुद उस पर रिसर्च कर सकूं। और यूरोपियन बिल्कुल यही चाहते हैं कि उनके जो PhD ग्रेजुएट हैं वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन जाएं। और जनरल क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ये हो सकता है कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, आपकी रिसर्च स्किल्स क्या हैं, उसके बाद आपके साइंटिफिक राइटिंग, डाटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। उसके बाद पब्लिकेशंस मैटर नहीं करती, लेकिन अगर एक या दो हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और उसके बाद आपने अगर मोबिलिटी प्रोग्राम्स किए हुए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, कि आपने एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में कभी काम किया। फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी, जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी के हैं वो एपिडेमियोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, वो पब्लिक हेल्थ में भी काम कर सकते हैं, वो पैरासाइटोलॉजी में भी काम कर सकते हैं। तो आजकल जो प्रोजेक्ट हैं वो एक डिपार्टमेंट के अनाउंस नहीं होते, वो 2-3-4 डिपार्टमेंट मिलके एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, और उनको वो स्टूडेंट चाहिए होता है जो मल्टी टास्किंग है। तो हमेशा ट्राई करें कि खुद को डेवलप इस तरह करें कि आपने एक से ज्यादा डिसिप्लिन में काम किया हो। और एट द एंड एकेडमिक्स, काफी लोग जो है वो ये सोचते हैं कि एकेडमिक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक्स जो है वो सबसे लीस्ट मार्किंग पॉइंट है। अब मेरी CGPA DVM में भी बहुत अच्छी थी, MPhil में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे आज तक कभी इस चीज़ का एज नहीं मिला, सिवाय इसके कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। लेकिन कोई अच्छे प्रोजेक्ट में कोई भी इसलिए सिलेक्ट नहीं हो सकता कि उसकी CGPA बहुत ज़्यादा अच्छी है। नहीं, उनको वो बंदा चाहिए जो काम कर सकता है। और इंटरव्यूज क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सेम वो आपसे यही पूछेंगे कि आपका रिसर्च भैया बैकग्राउंड आपकी क्या है। आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट को आने दें जो आना चाह रहे हैं। अब क्लियर आ रही है आपको? हेलो।
हेलो, जी आप कुछ क्लियर फेलोज अब जी, और कुछ फेलोज कह रहे हैं कि वो वेटिंग में है, इंटर नहीं किया जा रहा। कोई है ऐसा तो उन्हें एडमिट कर दें प्लीज, इंटर करते जाएं। ऑलमोस्ट एंटर है सारे। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। सही है। थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ कि इसमें ये है कि रिसर्च बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपकी जो रिसर्च स्किल्स हैं स्पेशली उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, इसमें कौन कौन सी रिसर्च स्किल्स आपने अटेन की हैं या आप किस वे में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ट्रांसफरेबल स्किल्स के बारे में पूछा जा सकता है। वो ये हैं कि आपके टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्किंग, ये स्किल्स आपके अंदर किस लेवल तक हैं। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में कि आप डेडलाइंस को किस हद तक मीट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप कितने डेडिकेटेड हैं एक काम को लेकर। और उसके बाद आप का जो रिलेशनशिप्स है आपके कोलीग्स के साथ वो कैसा है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सजेशंस है मेरी अपने जूनियर्स को या